हाय गाइस। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंग जब अपने डैड का जिक्र करता है तो वहीं पर ही सॉन्ग को भी अपने डैड की याद आने लगती है। और फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। ईयर 1999 में एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लेबर काम कर रही थी, लेकिन अचानक ही एक नोटिस आता है जिसमें वहां पर बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया गया था और उनकी सैलरीज भी उनको नहीं पे की गई थी। इसी बिल्डिंग में सॉन्ग के डैड भी काम करते थे। वो सुपरवाइजर थे। उनकी जॉब तो सेफ थी, लेकिन फिर भी उन्हें लेबर की बहुत फिक्र हो रही थी और इसीलिए वो सारी लेबर को यूनाइटेड करते हैं और कहते हैं कि हम कंपनी के अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और अपने राइट्स खुद हासिल करेंगे। उन्होंने सारी लेबर को यूनाइटेड कर दिया था और इसी वजह से मैंग फैमिली उन पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि ये कंपनी मैंग बिल्डर्स थे। डैड मैंग तो फिर भी थोड़े से लीनियंट थे, लेकिन मिसेज मैंग वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। वो कहती हैं कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की। बात पैसे की नहीं है, लेकिन हम लोग जो फैसला कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। इन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और स्पेशली उन लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा सॉन्ग के डैड पर था कि वो कैसे बगावत कर सकते हैं। उनको सबसे ज़्यादा सबक सिखाना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हमें सॉन्ग की मम्मी को दिखाते हैं, जो कि हमेशा रात को तैयार होकर बार में चली जाती थी और सॉन्ग बेचारा बस अकेला ही खुद को संभालता था। उसके डैड बहुत स्वीट थे। उसकी मम्मी को रोकने की तो कोशिश करते थे, लेकिन वो कहती थी कि शादी के बाद मेरी आज़ादी क्यों ख़त्म कर रहे हो। साथ ही साथ वो अनहैप्पी भी थी, क्योंकि उनका हस्बैंड ज़्यादा नहीं कमाता था। सॉन्ग ने अपने मम्मी डैडी को अक्सर लड़ाई करते सुना था, लेकिन डैड कभी भी बेटे के सामने मम्मी को बुरा नहीं बोलते थे, बल्कि हमेशा यही तारीफ करते थे कि तुम्हारी मम्मी कितनी सुंदर हैं। बस मम्मी को तो अपनी लाइफ एंजॉय करने की पड़ी होती थी। सॉन्ग और उसके डैड वही दोनों एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। फिर एक दिन डैड को पता चलता है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है और फायर करने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने रिश्वत एक्सेप्ट की है। और ये सारा इल्ज़ाम उन पर उन्हीं के ही फ्रेंड ने लगाया था, जिसकी खातिर वो मैंग फैमिली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो खुद तो पीछे हट गया था, उसकी जॉब भी बच गई थी और उसे पैसे भी मिले थे, लेकिन उसने मिस्टर सॉन्ग को फंसा दिया था। अब उनकी जॉब चली जाने के बाद सॉन्ग की मम्मी भी उनको छोड़कर वहाँ से अपना बैग पैक करती एक अमीर आदमी के साथ चली जाती हैं। वो अपने बेटे को छोड़कर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जा रही थी और यहाँ पर भी सॉन्ग बेचारा उनकी गाड़ी के पीछे भागता रहा था, पर उन्हें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता था। अब इस हादसे के बाद डैड अक्सर ही ड्रंक रहने लगे थे। वो रातों को लेट घर में आते थे और बेचारे सॉन्ग को ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। वो खुद ही कुकिंग भी करता था, अपने डैड का ख्याल रखने की कोशिश भी बहुत करता था, लेकिन छोटा था, अक्सर उससे खाना भी जल जाता था। यहाँ पर उसके डैड एक दफा उसे हक करके बहुत रोते हैं। वो उसकी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन आधी रात को सॉन्ग की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड घर पर है ही नहीं। वो बाहर जाकर देखता है तो वो ड्रंक होकर स्नोफॉल में बाहर ही पड़े हुए थे। वो उन्हें जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सर्दी में जम के मर चुके थे। अब एक सैड सीन के बाद एक कॉमेडी का सीन आता है, जब हमें दिखाते हैं कि एक जगह मधुमक्खियों का छत्ता है और उसी को ही रिमूव करने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। अब ये आसान सा काम था, तो नए नए लड़के कहते हैं कि हम आगे जाएंगे। यहाँ पर पैंग का ये पहला मिशन था, तो वो सॉन्ग से फरमाइश करता है कि प्लीज मुझे मिशन पर जाते वीडियो बना दे, मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगा। अब एक छत्ता उसने रिमूव कर लिया था। वो अपनी फोटोग्राफी में इतना बिजी था कि पता ही नहीं था पीछे एक और भी छत्ता है। उसे देखकर वो गिरने ही वाला था कि यहाँ पर सॉन्ग आगे बढ़कर उसे संभालता है, लेकिन उसे संभालने के चक्कर में बेचारे को मधुमक्खियों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया था। और अब स्वेलिंग से भरे हुए सॉन्ग की लैंडिंग होती है सीधी डॉक्टर शू जिन के स्ट्रेचर पर। और तो ये बताते हुए उसे बहुत शर्म आ रही थी कि एक्चुअली मधुमक्खियों ने हमला भी कहाँ किया है, उसकी बट पर। अब शूजिन उससे पेंट रिमूव करने को कहती है, लेकिन वो शर्मा रहा था। कहता है कि वैसे ही ट्रीटमेंट कर दो, और क्या यहाँ पर कोई मेल डॉक्टर नहीं है। अब दो नर्सेस देखती हैं कि लड़का शर्मीला है तो वो खामोशी से चली जाती हैं, लेकिन शूजिन कहती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट हो, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सॉन्ग को दिल पर पत्थर रख के ये काम करना ही पड़ता है। एक्चुअली उसमें से कुछ हॉर्नेट्स ऐसी थी जो कि पॉइजनस हो सकती थी, और उनका स्टिंग रिमूव करते हुए सॉन्ग को काफ़ी पेन भी होती है और वो बहुत शर्माता है। जब उस पर प्रोसीजर होते कुछ और लोग भी ऊपर से आ जाते हैं। अब फाइनली जब वो वहाँ से जा रहा था तो देखता है कि चैन भी हॉस्पिटल जा रहा है। वो सॉन्ग को रोक के उससे बात करता है और उससे यही कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम मेरी सिस्टर के इर्द गिर्द मंडलाते फिरोगे तो उसका दिल पिघल जाएगा। तुम दोनों इम्पॉसिबल हो और तुम दोनों के बीच स्टेटस की दीवार है। आगे से सॉन्ग कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, दीवारें तोड़ने में मैं बहुत माहिर हूँ।
और तुम क्या अपनी सिस्टर पर पाबंदियां लगाते हो? तुम्हारी अपनी लाइफ इतनी मिजरेबल है, पहले अपने ऊपर से तो पाबंदियां हटा लो, किसी काबिल तो बन जाओ। और जाते जाते वो उसे याद भी दिलाता जाता है जिस पर तुम इतना हक जमाते हो, वो तुम्हारी रियल सिस्टर नहीं है। अब ये सुनकर एक दफ़ा चैन सैड हो जाता है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आज चैन की बर्थडे है और सारी फैमिली इकट्ठी बैठकर केक काटती है। यहाँ पर मम्मी बहुत खुश थी और गर्व करती हैं कि देखो मैंने बेटे की इतनी अच्छी तरबियत की है, ये कभी भी मेरे आगे चूं चरा नहीं करता। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि शूजिन ने अपने भाई को गिफ्ट की थी एक बटरफ्लाई जो कि रियल थी और उसके कलर्स बहुत विविड थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब चंद जैसे ही इसे देखता है तो वो सैड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? इसको एकदम मारा नहीं जाता वरना इसके कलर्स ख़राब हो जाते हैं। इस बटरफ्लाई को तकलीफ दे दे कर इसे प्रिजर्व किया जाता है, इसी तरह से इसके कलर्स इंटैक्ट रहते हैं। हम दोनों भी इसी बटरफ्लाई की तरह हैं। हमारी लाइफ कितनी सुंदर, बिल्कुल एक फेरी टेल लगती है, लेकिन एक्चुअली हम इसी तरह से तकलीफ से गुजरते हैं। अच्छा ही होता कि तुम हमारी फैमिली में ना आती शूजिन, तुम मैंगचिन बन के बहुत अनलकी हो गई हो। शूजिन वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे वार्न करता है कि याद रखना, सॉन्ग से कभी रिलेशन ना बनाना, मम्मी कभी अप्रूव नहीं करेंगी। लेकिन शूजिन उसके सामने प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि तुम मुझ पर इस तरह से हक नहीं जमा सकते। मैं चाहती हूँ कि मम्मी डैडी को भी मनाऊँ, अपनी फैमिली को भी रखूँ और साथ ही साथ सॉन्ग को भी। और वैसे भी उसमें क्या बुरा है? माना कि जब वो स्कूल में था तब वो आवारा हुआ करता था, गलतियां करता था, लेकिन अब वो कितने अच्छे काम करता है। उसने इतने लोगों की जान बचाई और उसका इतना नोबल प्रोफेशन है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। अब यही कहती वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसे बोलती है कि तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे। अब इसी के साथ ही चंद को कुछ यादें आने लगती हैं। स्कूल टाइम्स में उनकी मम्मी उनके खाने पीने पर पाबंदी लगाती थी कि वो बाहर की उल्टी सीधी फूड नहीं खा सकते और शिव को एक स्नैक का बहुत शौक था। चंद चोरी चोरी उसके पास वो लेकर आता है। अब वो दोनों इसी तरह मम्मी से चोरी चोरी खा रहे थे कि एंड टाइम पर वो दोनों पकड़े जाते हैं। मम्मा उनको गुस्से से घूरती हैं और बस उनका इतना देखना ही काफ़ी था। अब उसके बाद वो डिमांड करती है शूजिन से कि तुम अपना सर नेम चेंज करके मैंग रख लो। एक्चुअली शूजिन अपने पेरेंट्स की याद में अपना सर नेम चेंज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी बहुत ऑब्जेक्ट करती है। चैन भी उसकी साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन इन दी एंड शूजिन को हार माननी पड़ती है। उसके बाद चैन मम्मी से कहता है कि आपको उस पर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मम्मी का कहना था कि शायद तुम्हें याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो मैंगचन है। यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मम्मी ने ये एक्शन इसलिए लिया है ताकि वो चंद को बाउंड्रीज याद दिलाना चाहती थी। उन्हें शक था कि कहीं वो शूजिन के लिए फीलिंग्स डेवलप ना कर ले, इसीलिए वो उसे याद कराना चाहती थी कि तुम दोनों का सरनेम एक है, इसका मतलब है तुम दोनों ब्रदर सिस्टर हो। आज उसी दिन को याद करते हुए चैन बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और वो ड्रिंक करने पहुंचा हुआ था। यहाँ पर येजी उसे सर्व करती है और वो सारा टाइम खोया रहता है। शियाओ भी उसके पास आता है और उसे हैप्पी बर्थडे कहना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी हैप्पी नहीं लग रहा था। इतने में बार में कुछ बॉयज ड्रंक होकर एक वेट्रेस से बहुत बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर येजी उसकी साइड लेती है जब वो उसके फेस को और उसके प्रोफेशन को मजाक बनाकर रख देते हैं। वो बॉयज इतनी डिस्गस्टिंग बातें करते हैं कि येजी से रहा नहीं जाता। वो एक वाइन उनके सर पर दे मारना चाहती थी, लेकिन ऊपर से शियाओ आ जाता है और उससे वाइन ले लेता है। लेकिन यहाँ पर चंद को बहुत गुस्सा आता है और वो वही वाइन पकड़ उसके सर पे दे मारता है। और उसके बाद उसने इतनी फाइट की थी कि वो 4 लड़कों पर भारी था। शियाओ यहाँ देखकर हैरान रह जाता है कि चैन में इतनी पावर कहाँ से आई और उसे इतना अच्छा लड़ना कैसे आता है। एक्चुअली वो गुस्से में तपा हुआ था। अब जब बाहर से लड़ाई खत्म होती है तो उसके बाद दिखाते हैं कि चैन ड्रंक था तो वो येजी की सर्विसेज लेता है और वो उसकी पेड ड्राइवर बनकर उसे घर तक छोड़ने लगती है। रास्ते में वो उससे कहता है कि ये बार की जॉब तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, बहुत कम पैसे मिलते हैं, मैं ऐसी जॉब्स जानता हूँ जो तुम्हें हाईली पे करेंगी। अब ये सुनते ही येजी उसे कहती है तुमने क्या समझा मैं कोई ऐसी वैसी लड़की, मैं कोई गलत काम नहीं करने वाली। अब चैन हैरान रह जाता है कि पता नहीं इसने बात का क्या मतलब ले लिया है। उधर हमें दिखाते हैं कि रात को एक जगह आग लग जाती है जिसकी वजह से फायर अलार्म बजता है और सारे लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। ये आग काफी खतरनाक थी और हर तरफ फैलने लगी थी। यहाँ पर लोगों ने बताया था कि इस जगह को डिमोलिश करने वाले थे, इसलिए अंदर कोई भी मौजूद नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी सॉन्ग को शक था और जब वो एरियल फुटेज देखता है तो उसे कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि अंदर कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा। अब वो लोग आग बुझाने के साथ साथ अंदर रेस्क्यू मिशन भी करने लगते हैं। यहाँ पर आग इतनी ज्यादा फैल रही थी कि जियांग यू ने सॉन्ग की इजाजत के बगैर ही नए बॉयज को भी बैटलफील्ड में उतार दिया था। अब जब वो यही मिशन कर रहे थे तो उनको बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।